अगर हम लोग पूरा इस यूनिट की वेटेज की बात करें तो यूनिट का वेटेज अगर हम देखें तो वहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का वेटेज सबसे हाई रहेगा, स्ट्रेटजीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 3 चैप्टर इस यूनिट में कवर हो रहे हैं। इसमें आप ऐसे समझ लो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आने ही हैं। ठीक है, यहाँ से इस साल का वेटेज आपका हाई जाए, ऐसा प्रिडिक्शन है कि 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। जनरल जब तक नॉर्मल सिनेरियो चल रहा था तब तक भी यहाँ से 5-4 क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्लियर? लेकिन इस साल इसका वेटेज बढ़ने का है और 8 क्वेश्चन अराउंड ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 8 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। 8 4 जा 32 हो गया तुम्हारा। तो मीन्स 32 90 क्वेश्चन में से अगर 32 अगर आपका पूरा 360 में 32 मार्क्स से एक चैप्टर से कवर हो रहा है इट मीन्स के चैप्टर का वेटेज है। क्लियर? अलॉन्ग विद की बीच बीच में आपको पूरी मैकेनिज्म और जब भी आप कोई डिजीज देखो किसी को पर्टिकुलर ऑर्गन पे अफेक्ट कर रही होगी, कोई कॉज है तो आपका वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो तो क्वेश्चन इंटरलिंक हो। अब वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आए या उधर से आए वी कैंट से ना, तो उस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। स्ट्रेटजीज फॉर फूड यहाँ से भी अगर आप एक मैच द कॉलम वाला भी क्वेश्चन आ जाए क्लियर, तो उसमें कैसे यूज हो रहा है क्या है उस तरीके के क्वेश्चन, एक वेटेज वाले क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से। तो मीन्स ओवरऑल इस यूनिट से आप ऐसा मान सकते हो कि 11 to 12 क्वेश्चन यहाँ से 90 में से आने। 2 चैप्टर कवर है अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखते हैं। इसमें आप यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, एनसीईआरटी की एक भी लाइन हमने छोड़नी नहीं है तो देख लेते हैं। बायोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ द फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस। अब यंगेस्ट मीन्स सबसे ओल्डेस्ट क्या है? बायोलॉजी साइंस का सबसे ओल्डेस्ट चीज क्या है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, तेज बोला था, मैथमेटिक्स। नहीं, मैथमेटिक्स के लिए तो इंसान को आना पड़ेगा। ट्रूथ ऑफ साइंस, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ साइंस? मैंने बेसिक्स लेक्चर लिया 11th में बहुत अच्छे से। बताओ तुम लोग को भी वैसे बता रहे सबसे ज्यादा तुम लोग किससे परेशान? दैट इज ट्रूथ ऑफ केमिस्ट्री इज ट्रूथ ऑफ साइंस। अगर सबसे ज्यादा आप पार्टिकल की बात करो कुछ भी है देखो सराउंडिंग में, अगर आप एक चीज पे जाओ किसी एक को ही चूज करना है तो फोर्स अपनी जगह है लेकिन वो फोर्स अप्लाई किस पे हो? पार्टिकल पे। हर कुछ बना किससे? केमिस्ट्री से। ठीक है, तो केमिस्ट्री अगर एक ट्रुथ बात की जाए कि साइंस का ट्रुथ क्या है, सच क्या है साइंस का, बाकी चीजें तो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, धीरे धीरे उसके बारे में नॉलेज लाया गया एंड देन, लेकिन जो एग्जिस्ट कर रहा था फिजिक्स भी एग्जिस्ट कर रही है, बायो भी एग्जिस्ट कर रही है। बायोलॉजी को जैसे लिखा है यंगेस्ट डिसिप्लिन, इस बाद में पहले फोर्सेस रहे होंगे, पहले। हाँ बेटा, हेलो, क्या चीज? वॉइस कट रही है तुम्हारी, आवाज कट रही है, बोलो। स्टार्ट तो कर दिया, लिंक शेयर किया मैंने ग्रुप में किया। ओके ओके, नेट का कुछ इशू है, सेंड ही नहीं बनता, फिर सिर्फ श्रद्धेश आया हुआ है तो मैं सोच रही क्यों है श्रद्धेश। ओके हाँ, अब मोबाइल का नेट ऑन किया मैंने, साक्षी सर्वो, चलो ठीक है तुम करो ज्वाइन। क्या चल रहा है मैं इतनी समझ में, लैपटॉप तो कैच कर लिया भाई, नहीं कर, एक मिनट आ जाना। तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं कि साइंस है किससे, साइंस का ट्रूथ क्या है, तो वो केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिर फिजिक्स को दोगे एंड बायो बहुत बाद में आया है। बायो तो जब आप
लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बाद में आया, तो मतलब लाइफ बाद में ओरिजिनेट हुई थी, वो हम लोगों ने देखा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे ओरिजिन हुई है। केमिकल्स, मीथेन का उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है, गैसेस का उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो कैसे कैसे बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद कोई सर्वेट एंड देन प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यंगेस्ट। तो अगर इस लाइन को इलेबोरेट करके आपको स्टेटमेंट देता है जस्टिफाई करने को, करेक्ट ऑब्टेन करने को, करेक्ट सेलेक्ट करने को, तो इस लाइन पे भी आपका ध्यान देना चाहिए। क्लियर? Progress in physics and chemistry proceeded much faster than in biology. Application of physics and chemistry in our daily life also have a higher visibility than those of biology. However, 20th century and certainly 21st century has demonstrated the utility of biological knowledge in furthering human welfare. ठीक है, तो मीन्स हम लोग बात करें अगर पूरी नॉलेज की, जैसे हम, चलो इसको पता है क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइन बाय लाइन पढ़ तो दिक्कत आ रही है। तो मीन्स आप समरी की बात करो तो कल को डॉक्टर भी बन जाते हो तो भी तुम्हें जो ड्रग्स हैं वो केमिकल्स हैं, जो मशीन्स हैं वो फिजिकल पैरामीटर्स पे वर्क करेंगे। आप कोई एनालिसिस, एमआरआई, सिटी स्कैन, कुछ भी आप कर रहे हो तो वहां पे आपको इक्विपमेंट यूज करना है। हर एक डॉक्टर को भी इतनी ट्रेनिंग होती है कि वो उसको समझे, इसलिए यू आर लर्निंग राइट नाउ द फिजिक्स। ठीक है, कैसे कोई ड्रग, कैसे उसका कंपोजिशन है, वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, एट द एंड सब केमिस्ट्री क्यों है, क्योंकि आप ड्रग जो दे रहे हो वो भी केमिकल है, चाहे आप आयुर्वेदा की बात करो, चाहे आप होम्योपैथिक की बात करो, चाहे आप एलोपैथिक की, हर एट द एंड वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है, केमिकल है, जो जाके किसी रिसेप्टर से किसी टारगेट साइट पे बाइंड करके अपना इफेक्ट कर। क्लियर? तो मीन्स बेसिक्स क्या हो गई, केमिस्ट्री। फिर हम जब इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, तो वो क्या है, फिजिकल पैरामीटर, फिजिक्स है, फिजिकल नहीं जा सकते, फिजिक्स है वहां पे, फोर्सेस, टेम्परेचर, जो भी वट एवर बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कुछ कर रहे हैं एनालिसिस, तो फिजिक्स है। आप किसी डिजीज को आप डायग्नोज करने के लिए कोई सैंपल यूज कर रहे हैं, देन उस सैंपल का कुछ तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो अप एंड डाउन हो रहा है, जिसके वजह से आप टेस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या लैब में लाइफ को क्रिएट नहीं कर पा रहे, हम एक सिंगल सेल से इवॉल्व कर सकते हैं, ऑर्गन डेवलपमेंट, स्टेम सेल, व्हाटएवर जितनी टेक्निक हम लोग सुन रहे हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ द, चाहे हम आईवीएफ की बात करो, सब जगह एक लिविंग सेल हमको चाहिए होती है किसी सोर्स से। क्लियर? लेकिन हम उसको ओरिजिनेट नहीं कर पा रहे, लैब में क्रिएट नहीं कर पा रहे, और इस क्रिएशन में जो ये लैकिंग्स है ना, अगर जिन लोगों ने मतलब जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह यूज करके पूरा बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स और इसको, हाँ बेटा, सब चीजों की स्टडी की गई, तो सारा जो एक 100% मिलना चाहिए ना कुछ, कि ये 100% हो गया, ये इतनी चीजों को जोड़ के ये बॉडी बनी है। ठीक, तो सब चीज के बारे में पता है, साइंस साइंस में सब चीज के बारे में मतलब एक टेंटेटिव नॉलेज है कि हाँ इतने केमिकल्स बॉडी में है, इतना पर्टिकुलर बॉडी मास होगा, ये वो सारी एनालिसिस है, सारे डेटा है, जिन्हों में स्टडी हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो 0.3% सिर्फ रिमेनिंग है, और उसके बारे में वी स्टिल डोंट नो। और यही कहा जाता है कि ये शायद आत्मा है, ये कोई वाइटल फोर्स है, ठीक है, अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो लाइफ है, एक्चुअली लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज हम जब सब कुछ पता है, कंस्टिट्यूएंट्स पता है, डीएनए पता चल गया, तो हम उसको क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो देयर इज सम वाइटल फोर्स जिसको हम इस 100% के कंस्टिट्यूएंट में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लेस देन 1% है। ठीक है, 0.3 या 0.3%। ठीक है, तो इतनी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है जिससे लाइफ ओरिजिनेट हो गई है। अगर इस चीज की भी पता चल जाए तो वी कैन क्रिएट लाइफ इन लेबोरेटरी, हम लाइफ को, सोल को, आत्मा को बनाने लगे। समझ रहे हो? तो बेसिक्स हमें जो रिलेट करना है ना, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हम सारी चीजों को जब देख रहे हैं हर पर्सपेक्टिव से, चाहे आप एनवायरमेंटल वाले यूनिट में देखे हो, चाहे आप डाइवर्सिटी वाले यूनिट में देख रहे हो, तो हम देख रहे हैं कि पूरी एक वैरायटी, ठीक है, और सबको एक बैलेंस करने में जो इम्बैलेंस चीजें हो रही है वही डिजीज है, जो नेचुरल चल रही है, हेल्थी चीज है वो हेल्थी है। और हेल्थ का मतलब हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि दैट इज नॉट रिलेटेड टू बस बॉडी में कोई डिजीज है उसी को हम हेल्थ नहीं कहते हैं, मेंटल वेलनेस भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
ठीक है, तो वैसा ही ये सब चीजें रहेगा, लेकिन तुम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा, क्वेश्चंस अब लाइनिंग पे आ रहे हैं, ठीक है। असर्शन रीजन रहता तो अच्छा ही रहता, इसलिए मैंने बोला था कि नीट मर्ज हो रहा है, देयर इज समथिंग जो बहुत गलत होगा। हम लोग का ये प्रिडिक्शन था कि नीट मर्ज करने का मतलब ही नहीं था, आप एक ही एग्जाम कर दिए, लेकिन ठीक है, अब जो है असर्शन और रीजन भी जब हटा था तब उसका तोड़ आखिर क्या होगा, इसके तोड़ यही है, ये सेंटेंस वाइज करेक्ट इनकरेक्ट को फाइंड आउट करो, मैच द कॉलम, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज बायो और भी फास्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहले वैसे क्वेश्चन पहले भी आते थे, लेकिन क्वेश्चन के नंबर कम रहते थे, असर्शन रीजन रहता था उसके नाम। अब वो चीज पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए भले ही एनसीईआरटी बेस्ड 90 to 95% आएगा, लेकिन वो एनसीईआरटी की लाइन आपको बहुत क्लियर हो, ठीक है, उस लाइन से रिलेटेड आपको करेक्ट घुमा के दे रहा है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर पूरा ये पैराग्राफ आज पढ़ लेना घर में, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटेड द यूटिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज इन फर्दरिंग ह्यूमन वेलफेयर, और इसको आप रिलेट कर सकते हो जितना मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग बताई, बायोटेक्नोलॉजी बताई, कि जैसे जैसे हम बायोलॉजी नॉलेज और टेक्नोलॉजी को मर्ज करते जा रहे हैं, स्पीड ऑफ ओवरकम विद डिजीज कंडीशन, जितनी भी एबनॉर्मलिटीज हैं उससे अब हम ओवरकम काफी तेजी से कर रहे हैं। जैसे आप कोरोना का ही देख रहे हो अभी रिसेंट में, तो कोरोना की वैक्सीन बन गई, कितनी इफेक्टिव होगी, दैट इज डिफरेंट मैटर। सब चीज प्रैक्टिकली, क्योंकि ये कोई मशीन पे नहीं चल रहा है, ह्यूमन बीइंग पे चल रहा है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, कंट्री टू कंट्री वेरिएशंस होते हैं, बहुत सी चीजें होती है, क्लियर। तो उसका क्या आउटकम आएगा वो एक लॉन्ग स्टडी है। जैसे हम लोग कई भी चीज, जैसे अभी हम लोग क्या एक ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़े थे, तो ग्रीन रिवोल्यूशन का एक निगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, पेस्टिसाइड का या क्या इफेक्ट पड़ा, केमिकल का, बायो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर का, उन सब चीजों का इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये जो डिस्कवरी हुई है, दिस इज वेरी बहुत कम टाइम में डिस्कवरी हो पाई, क्यों, क्योंकि हमें अब टेक्नोलॉजी बायोलॉजी सारी इंफॉर्मेशन को हम एक गैदर्ड करके डेटाबेस में फिट करके रखे हैं। अब हमें जो चीज एक होता है, ऐसा होता है ना कि मेमोरी बेस्ड, अभी इम्यूनोलॉजी में सब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि किसी चीज से हमारा एक बार एक्सपोजर हो चुका है, जैसे जस्ट हम किसी से मिल लिए, तो नाम नहीं जानते, लेकिन हम बाय फेस हमारा मेमोरी उसको रिकॉल करता है कि इसको कहीं तो देखा है, ऐसा होता है, कहीं तो देखा है, ठीक। तो उसी तरीके से जब बॉडी एक बार किसी पैथोजन से, किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से हिट कर लेती है और बॉडी के अंदर लड़ने की क्षमता आ जाती है, तो दोबारा जब भी उससे एक्सपोजर होता है, तो एक तरीके के वो मेमोरी से वो सेल दोबारा रीजनरेट होती है, ठीक है, तो फास्ट होती है। तो अभी ये सारी चीजें हमें पता है, हम जीनोम जान रहे हैं, कई चीजें हम मिक्स कर सकते हैं, उसके नियर बाई फैमिली को हम जीनोम सीक्वेंसिंग में अगर आपने मैपिंग कर दी, तो क्लोजली रिलेटेड वायरस की लिस्ट आ जाएगी। और मैक्सिमम क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन सबका कॉमन होता है, लेकिन कुछ तो वेरिएशन है, तब वो डिफरेंट जा रहा है, तो अब नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दैट वेरिएशन, उसमें वेरिएबिलिटी पे आप फोकस करोगे, और उसके अकॉर्डिंग जो चीज एक बार पहले हो जाती है, और कई बार रिपीटेड वैक्सीन बन चुकी है, कई बार हम लोग पेंडेमिक से बाहर आ चुके हैं, तो वो इजी हो जाता है, प्रोटोकॉल हमें पता है, नाउ हमें उस सीक्वेंस पे उसकी मैकेनिज्म पे हिट करने वाली ड्रग बन। तो जो तुम लोग ये सामने देखे ना कि कोरोना इतना जल्दी कोई पैंडेमिक पे कंट्रोल नहीं हुआ है, पास्ट की अगर हिस्ट्री की बात करो, प्लेग की बात करो, कॉलरा की बात करो, कभी भी जब पैंडेमिक आया है तो इतना जल्दी ओवरकम नहीं हुआ है, स्टिल बहुत सारी डेथ हुई है, सब कुछ हुआ है, बट और अपना एशियन कंट्री का अलग ही है, हम लोग कोरोना पे एक डिफरेंट ही क्लास में बात करेंगे। तो मीन्स कहने का ये है कि जो ये 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड ब्रांचेस आ गई हैं कि हम केमिकल नॉलेज को, बायोलॉजिकल नॉलेज को, कंप्यूटेशनल नॉलेज को, सबको मर्ज करके जो अप्रोच हो रही है, उससे इन सब चीजों में फास्ट रिकवरी होगी। द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक प्लांट derived drugs, anesthetics have changed medical practice on one hand and human health on the other hand. Clear? तो सब वही related, फास्ट होता है, clear? Life expectancy of human beings have dramatically changed over the years. Agriculture practices, processing and diagnostic have brought socio-cultural changes in human communities. These are briefly described in the following three chapters of this unit. तो हमने देखा कि फूड एनहांसमेंट में किस तरीके से हम लोग
एक फूड की क्वालिटी को एनहांस करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। माइक्रोब्स में भी हम लोगों ने देखा कि जो एक मेंटालिटी सेट होती है कि माइक्रोब्स हमेशा डिजीज कॉज कर रहे हैं या हमारे लिए हार्मफुल है, उसको वहाँ पे कई कई चीजों में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कई टेक्नोलॉजी में देखा एक समरी कि ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रोब्स हार्मफुल है। अब हार्मफुल वालों पे फोकस करना है, तो इसके लिए थोड़ी सी हम लोग हिस्टोरिकल थ्योरी पे जाएंगे, डिस्कवरीज पे जाएंगे एंड देन उसके बाद पर्टिकुलर ग्रुप वाइज डिजीज देखें। ठीक है, स्वामीनाथन जी का नाम कहाँ पे आ चुका है बताओ फटाफट, फास्ट बताओ। ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी पैराग्राफ हमने बताया कि यूनिट वाइज हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं, साइंटिस्ट हमें अच्छे से पढ़ने हैं, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन ली है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम लोगों को सबको एक सबकी ये चीज सबके प्रिपेयर हो। ठीक है, ये डिटेल जिन भी साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है इनका सब डिटेल पता होना चाहिए, बाकी जो बीच बीच में आए हैं वो हमें कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। लेकिन ये जो पैराग्राफिक दिए हुए हैं कहाँ से रिलेटेड है, चाहे आर आई का नाम हो, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक, तो वो सब हम लोग यहाँ से एक बढ़िया से अच्छे से कवर करें। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट अब चैप्टर पे। Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. Humors means liquid, जो बॉडी के लिक्विड होते हैं। अब चलो हिस्टोरिकल बात कर ले पहले तो। हेल्थ का रिलेशनशिप हमें पता है कि मैंने तुम लोग को एक बार पहले बताया था कि आयुर्वेदा में या हेल्थ में जो धन्वंतरी जी थे, जो हम लोगों के यहाँ डिस्कवरीज हुई थी, वो बहुत टाइम पहले, तो तुम जो वेदों में पढ़ा जाता है वो सबसे पहले डिस्कवरी अपने आई हुई। ठीक है, नॉलेज अपने यहाँ सबसे हाई थी, वैद एक से एक बढ़ के होते थे जो कि ट्रीटमेंट कर देते थे, बिना इतने हाई हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट हो जाते थे, इतनी जड़ी बूटियों का ध्यान मतलब नॉलेज था। जैसे तुम रामायण में ही देख रहे हो तो संजीवनी बूटी आ जा रही है, तो मीन्स नॉलेज बहुत थी पहले, लेकिन समहाउ लिटरेचर सारे जल गए, सारी जो वो लोग लिखते थे पत्तियों पे लिखा जाता था वो सब लॉस हुआ। ठीक है, अपने पुरातत्व वाली जो लॉस थी उसमें एक ये बड़ी लॉस मानी जाती। पहला जो सर्जरी हुआ था वो भी इंडिया में हुआ था, तो मीन्स हम थे बहुत आगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन जब ये सारे लॉसेस हुए तो इंडिया मेडिकल फील्ड में पीछे चला। स्टिल अब इसको बायोडाइवर्सिटी से कनेक्ट करो तो अपने यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत है। अपना जो ये टेम्परेट रीजन है, जो अपना टेम्परेचर और सिग्नल वेरिएशन है, इसकी वजह से हम लोगों के यहाँ के बॉडी की इम्यून सिस्टम अलग होती है। तो मीन्स आप ड्रग के वेरिएशंस की बात करो या ह्यूमन वैरायटी के वेरिएशंस की बात करो, एडॉप्टेबिलिटी की बात करो, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे दोनों ही पैरामीटर्स पे काफी डाइवर्सिटी क्लियर, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे रिसर्च के लिए लिया जाता है, रिसोर्सेज की तरह लिया जाता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई यहाँ पे जो कि दूसरे लोग उसको यूज करके आगे बढ़ गए और हम पीछे थे। ठीक है, तो जो धन्वंतरी जी का था या जो अरस्तु के टाइम से फिर उसके बाद बाद में अपन देखें, अगर हिस्टोरिकल भी थोड़ी सी बात करें तो एक जो धारणाएं सब होती है ना वैद्य वाली ओझा वाली बेसिकली, वो सब धारणाएं थी कि जैसे थ्रू आउट द हिस्ट्री द आंसर्स हैव बीन शाउट एंड प्रोवाइडेड थ्रू अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल स्पिरिचुअल एंड मोरल मीनिंग्स। मीन्स हम लोग की धारणा कैसे होती थी कि इलाज नहीं कराना है, ये किसी देवी का प्रकोप है, ठीक है, कोई भूत आ गया है, इस तरीके की धारणाओं में बहुत टाइम, बहुत कल्चर, बहुत सिविलाइजेशन तो इसमें चला गया। डेथ मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती थी, लोगों के साथ बिहेवियर मतलब सोशली उनको बहुत अलग अलग तरीके के टॉर्चर्स थे अपने कंट्री। अभी भी है कुछ जगह अंधविश्वासों की कमी है, तो वो सब चीजें। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में था, जैसे अब तुम इसमें देखोगे इजिप्ट का देखोगे, यूनान का देखोगे, तो ये सारी चीजें जो डेवलप हुई हैं धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को मानते थे। सबके अपने आज भी कुल देवी होते हैं, कुल देवता होते हैं, बचपन के कुछ रिचुअल्स होते हैं कि उस मंदिर में ही जाके होंगे, ये कराना, बच्चा हुआ है तो वहां ले ही जाना है, मुंडन होना है, ये पूजा होगी, वो पूजा होगी, ताकि वो एक वैक्सीनेशन का पार्ट है। वो कल्चर में ऐसा है कि वो
इट्स अ काइंड ऑफ वैक्सीनेशन, वो सब होना जरूरी है, नहीं तो इस बच्चे पे कृपा नहीं बनी रही। और सभी लोग कर लेते हैं वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर धर्म में अपने अपने तरीके से होता है। तो यूजिंग द स्पिरिट्स टू क्योर डिजीजेज, वो इन ताकतों को यूज करते थे कि किस तरीके से क्योर हो जाएंगे डिजीज। इन मेनी एंशिएंट सोसाइटीज द स्पिरिट ऑफ गॉड्स वर बिलीव टू मेक देयर प्रेजेंस नोन थ्रू डिजीज। कोई देवता ना, कोई अगर ऐसे एपिडेमिक फैली, मतलब एक एरिया में हुआ, ठीक है, एक एरिया में ऐसा कोई डिजीज देखा, तो फिर होता है कि यहाँ से कुछ गुजरा है, ठीक है, कोई बुरी आत्मा गुजरी है, या यहाँ के भगवान नाराज हो गए हैं, तो पूरा का पूरा जो वो एरिया होता था जहाँ पे डिजीज होती थी उसको ऐसे प्रकोप जैसा मान लेते थे कि कोई स्पिरिट है उसकी वजह से, या भगवान नाराज है उसकी वजह से, या तो कोई बुरी स्पिरिट, ठीक है, उसकी वजह से ऐसी डिजीज हुई। द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई देम विद रिचुअल चेंजिंग और सैक्रिफाइस। थ्रू दिस वाज ऑफन कंबाइंड विद द डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द सिक पर्सन। और जो भी सिक पर्सन थे ऑब्वियसली उसको आइसोलेट करके उसको तो रखेंगे ही सेंटर में, लेकिन जो ट्रीटमेंट के तरीके थे वो काफी ऐसे मान्यता वाले थे। अभी भी देखें हम लोग ये एक पिन ये थेरेपी अभी भी कहीं कहीं चलती है कि एक्यूप्रेशर का एक थोड़ा सा हॉरिबल वाला पोर्शन है, पिन लगा लगा के ट्रीट करना, ब्लड को निकालना, इंजेक्ट करना, इस तरीके का यहाँ पे प्रेशर पेन दे दे के उस चीज को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। जैसे इजिप्ट की बात है, कभी कभी ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, इसलिए ध्यान से इन सब चीजों को लेना। Egypt astrological explanation advice that alongside prescription of herbal medicine or advice on diet and rest। ठीक है, इस तरीके से फिर धीरे धीरे इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, जहाँ पे वो लोग डाइट पे फोकस्ड होने लगे, ठीक है, कि देयर इज समथिंग लाइक डाइट भी होना चाहिए, ठीक है, हमारा एक रूटीन होना चाहिए, इस तरीके की चीजें वहां पे आने लगी थी। इन चाइना अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स नोन एज फैंग was prescribed to combat disease thought to be caused by anger response। मतलब ये कोई नाराज हो गई, कोई आत्मा नाराज हो गई, तो उसके लिए वो लोग एक सॉल्यूशन बनाते थे कि ये ड्रग की तरह, मेडिसिन की तरह दिया जा रहा है, उसको फैंग कहते हैं। तो ये सब माइल्ड स्टोन वाले टाइप हैं, कैसे कैसे मेडिकल इवॉल्व हुए। क्लियर। फिर बात किया जाए तो जो हम लोग सुने हुए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सुने हुए, लुइस पास्चर को सुने, रॉबर्ट स्कॉच को सुने, तो ये लोग जब आए तो इन लोगों ने एक ऐसे थेरीज दे, जैसे हिपोक्रेट्स की बात करें, हिमर थ्योरी है इनकी कि हिपोक्रेट्स है, इनकी थ्योरी क्या है, फोर हिमर्स, जिससे अपना एनसीईआरटी स्टार्ट हुआ। फोर हिमर्स मतलब हमारे बॉडी के ऐसे चार, हम लोग पंच तत्व के बने हुए हैं, ठीक है, उसमें से चार को इन लोगों ने इन्होंने बताया कि चार ऐसे, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम नाउ वी नो की सिर्फ ब्लड है, लिम्फ है जो सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, उसमें भी हम ब्लड की बात करें तो जो पूरा लिम्फ तो ब्लड का एक तरीके से पार्ट है, फिल्ट्रेट हो रहा है तो लिम्फ बन रहा है, लेकिन ब्लड ऐसा है जो टिश्यू टिश्यू तक सर्कुलेट होके जा रहा है, ठीक है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड की मेंटेन किया। तो देयर इज ओनली वन फ्लूइड। पहले ये जो थ्योरी थी इसमें फोर फ्लूइड का था कि फोर फ्लूइड है बॉडी में, वो सर्कुलेट होते हैं और वो जब डिसबैलेंस होते हैं तब कोई डिजीज आती है। टेम्परेचर हाई होने को एक ऐसे, ये भी एक आत्मा वगैरह और ऐसे रिलेट किया जाता है। क्लियर। तो उसमें ये चार जो तुम्हारा दिया हुआ येलो बाइल, ये नोट भी कर लोगे तुम लोग अच्छे से, इसको टेबल में रख लोगे। येलो येलो बाइल इज रिलेटेड टू अग्नि, फायर, ठीक है, ब्लड, जिससे हम लोग जानते हैं कि अभी इसको रिलेट करो तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसी से ले लो, एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। देन ब्लैक बाइल अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बॉडी में ये किडनी से रिलेट किया गया, ठीक है, बिनो बाइल टर्म आया मतलब लीवर की बात करें, बट यहीं पे गलती हो जाती है। येलो बाइल इज रिलेटेड टू लीवर, लीवर हेल्दी है उसके लिए उन लोगों ने टर्म दिया था, मतलब वो लीवर क्या है ये नहीं जानते थे, बट ये जानते थे कि एक हेल्दी फ्लूइड है, तो येलो बाइल अग्नि का प्रतीक है। ब्लड अगर सही है, बॉडी में ब्लड सप्लाई चल रहा है, एक लिक्विड ब्लड का है, तो वो एयर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। फिर अपना वाटर, जो बाकी फ्लूइड वगैरह हो गया, दैट इज वाटर, रिलेटेड टू वाटर। एंड ब्लैक बाइल, ठीक है, जो किडनी के फंक्शन से, मतलब हमारा एक्सक्रीटरी, देखो एक्सक्रीट जो बाहर एक्सक्रीटा हो रहा है उससे हम उसमें वेरिएशन दिख रहा है ना, जैसे एकदम लेमैन की तरह बात करो तो यूरिन का कलर ऐसा हो रहा है, स्टूल टाइट हो रहा है, इस तरीके से लोग सोचते होंगे उस टाइम।
ठीक है, ब्लैक स्टूल हो रहा है, तो इस तरीके से जब सोचते थे तो उसको वो लोग डिजीज से रिलेटेड कि कुछ अब यहाँ पे बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म चेंज हो गया। क्लियर। फिर बाद में यही चीजें आयुर्वेदा में आई जो वात पित्त और कफ सुनते हो। ठीक है, तो जब रॉबर्ट स्कॉच की और लुइस पास्चर की थ्योरी आई थी, जर्म क्लास थ्योरी आई थी, तो उन्होंने ये सारी चीजों को और डिनाई कर दिया था कि मीन्स इस तरीके का कुछ भी नहीं है। आज भी मतलब उनको रिप्लेस किया गया, अगर आयुर्वेद में उन फोर ह्यूमर को रिप्लेस किया गया तो दैट इज वात पित्त और कफ, लेकिन ये ऐसे नहीं है जो सर्कुलेट हो रहा है, ये इनका अपना अपना एक चैम्बर है। हमें पता है कि एक लंग से रिलेटेड है, वात की बात करें तो वो लंग से रिलेटेड है, पित्त की बात करें तो वो अपना लीवर और बाइल गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, कफ की बात करें तो जो अपना लंग सिस्टम है उससे रिलेटेड। तो ये एक सेग्रीगेट एक चैम्बर में है ना, कि ऐसा कोई ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है कि इन चारों सर्कुलेशन में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तो हम डिजीज कर रहे हैं। ठीक है, फिर विलियम हार्वे आए जिन्होंने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम दिया था। तो विलियम हार्वे ने पूरा ओवरऑल किया था कि नहीं, देयर इज ओनली वन सर्कुलेटरी फ्लूइड जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, वो है ब्लड। बाकी आपके ये सब डिनाई। ठीक है, ये अपने अलग अलग चैम्बर में है, और इसको आयुर्वेदा ने रिलेट किया इन फोर ह्यूमर से, लेकिन ये डिनाई हो गया था कि ऐसा कुछ सर्कुलेट हो रहा है आपके बॉडी। क्लियर। तो जर्म थ्योरी इंपॉर्टेंट है। जर्म थ्योरी के लिए ध्यान में रखना क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ऑप्शन क्या होगा। जर्म थ्योरी किसने दी है, उसमें आ गया बेस्ट जो आंसर होगा लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन में आते हैं लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच, आंसर शुड बी लुइस पास्चर। क्लियर, लुइस पास्चर नहीं है तो आंसर शुड बी रॉबर्ट कॉच। ठीक है, बेस्ट आंसर रॉबर्ट कॉच एंड लुइस पास्चर टुगेदर। Further, observation made by Louis Pasteur and Robert Koch concluded that disease was caused by germs rather than evil spirit। तो पहले तो इन्होंने इस बात पे डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि ये कोई बुरी आत्मा का प्रभाव है या कोई आपके देवता को आपने नाराज कर दिया, कोई गलत काम, उससे कुछ भी नहीं है। दिस ऑल रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दुनिया है जो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो हमारे इंटरनल जब हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे तुम लोग ह्यूमन जब डेवलपमेंट इवोल्यूशन बताया था तब मैंने बताया था कि एक सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, तो वो बरी करने का सिस्टम आ गया कि कोई मर गया है तो उसको दफना देना है या जला देना है। क्यों? क्योंकि लोग देख रहे थे, लोग इमोशनल वहां पे रो रहे हैं, तो कुछ दिन में वहां पे बॉडी पड़ी है तो आसपास के लोग इन्फेक्टेड होने लग रहे हैं, एक मौत की वजह से कई मौतें हो रही हैं। तो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, वो साइंस नहीं जान रहे थे, लेकिन हर जगह तो साइंस ही होती, कुछ ना कुछ आपको जिस एंगल से आप देख लो, तो उन्होंने दफनाना स्टार्ट। सेम वे में यहाँ पे जो जर्म्स थ्योरी आई थी, ये बहुत स्कॉच की जो रॉबर्ट स्कॉच और लुइस पास्चर की थ्योरी थी, इसने पूरा डिनाई किया कि ऐसा कोई भी स्पिरिट नहीं है। जैसे आप एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स डिजीज की बात करें जो फर्स्ट टाइम इन्होंने आइसोलेट किया था, उसमें इन्होंने क्या किया कि अब किसी को डिजीज है, उसका ब्लड लिया, दे डोंट नो कि व्हाट इज द बैक्टीरिया, नहीं जान रहे हैं वो कि क्या इसके अंदर बैक्टीरिया है, लेकिन उन्होंने सैंपल में उसके टिश्यू से ब्लड वगैरह दिया। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से उन्होंने ब्लड लिया, ब्लड से उन्होंने आइसोलेट किया। समझ लो कुछ भी आइसोलेट करेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ ही रहा होंगे। ठीक है, ब्लड को आइसोलेट किया, उसको एक कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, कल्चर किया, कल्चर मीडियम में ग्रो कराने में ऑब्वियसली वो माइक्रोब्स वहां पे डिवाइड किया होगा। ठीक है, वो माइक्रोब डिवाइड किया। अब इस कल्चर मीडियम से उन्होंने फिर से माइक्रोब्स को आइसोलेट किया और किसी हेल्दी हेल्दी पर्सन में डाला, हेल्दी पर्सन में डाल दिया, हेल्दी पर्सन के अंदर ये माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। ठीक है, नंबर तो इन्होंने बहुत कम लिए थे, कम ही डाला, कम ग्रो किया। यहाँ हेल्दी पर्सन में उतने ही नंबर में अगर वो कुछ डिवाइड नहीं कर रहा है तो या तो वो खत्म हो जाता है या तो उतना नंबर कांस्टेंट रहे, लेकिन इंक्रीज इन नंबर मिल रहा था। इस तरीके की चीजें दिख रही थी, और वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ हेल्दी पर्सन जब इसमें सिम्टम्स दिखे और डिजीज दिखी, उसको एंथ्रेसिस हुआ, सिम्टम्स आए, तो फिर से उन्होंने उसका ब्लड लिया, ब्लड से आइसोलेट किया एंड फाइंड आउट किया
कि ये माइक्रोब्स यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कॉमन था, जो यहाँ पे ही था। तो इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में एक कुछ है ऐसा जो ट्रैवलिंग और इन्फेक्शन में रोल प्ले। तो इन लोगों ने थ्योरी दी, जर्म क्लास थ्योरी ऑफ डिजीज। क्लियर कि कोई भी ये जो एक हमें दुनिया में दिख नहीं रहे हैं माइक्रोब्स की जो दुनिया है, दैट माइक्रोब्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नंबर ऑफ डिजीज। जो आप ये डिजीजेस की दुनिया की बात कर रहे हैं, जो छोटी छोटी डिजीज, और जिससे एक बात करें तो जो भी इन्फेक्टिव डिजीज है, अगर आप इसके क्योर और चीजों के लिए नहीं जाएंगे तो ये कम टाइम में बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो एक आपको डेथ का रेट हाई, मोर्टेलिटी रेट हाई मिलेगा, तो उसको जिसको प्रकोप की तरह ले रहे थे, हाँ पूरे इस गांव में, पूरे इस एरिया में इस तरीके का कोई प्रकोप हो। तो observation made by Louis Pasteur and Robert Koch concluded that disease were caused by germs rather than the aviary spread। ये लाइन लिखो, ठीक है, ये नोट्स में होना चाहिए। और अभी जो एक रफ सा मैकेनिज्म बताया, अभी तो हम लोग बहुत सारे मोड ऑफ एक्शंस देखेंगे, तो एक रफ सा मैकेनिज्म कि उन्होंने किस अप्रोच को लेके आइडेंटिफाई किया और प्रूव किया। ठीक है, जैसे विलियम हार्वे ने क्या मैकेनिज्म किया था कि उन्होंने जब आप ये लिक्विड की बात कर रहे हो तो बाइल का टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। फीवर आया है तो आप बाइल की बात कर रहे हो, बाइल नॉर्मल कैसे है, बाइल का टेम्परेचर आप नॉर्मल देख लो, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, लिक्विड का टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं। तो इट डजेंट मीन कि लिक्विड इज रिलेटेड टू डिजीज। जो आप पहले के जमाने में जो मेन एक डिजीज की बात की जाती थी, दैट इज टेम्परेचर राइज। ठीक है, बॉडी पे चत्ते चत्ते का आना, बॉडी पे पिगमेंटेशन का दिखना, इसको प्रकोप समझा जाए। ठीक है, इसका ताप आ गया, इसको बहुत फीवर है, ये बहुत लंबे टाइम तक, मतलब पुराने सिविलाइजेशन की बात करें तो वहां पे ये सब चीजें। तो दैट इज नॉट रिलेटेड कि अगर आप बोल रहे हो कि टेम्परेचर बाइल के डिस्टर्बेंस होने से हाई हुआ है, तो उस बाइल का भी टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में भी दिया, उन्होंने सिंपली थर्मामीटर से चेक किया और ह्यूमर थ्योरी को डिनाई किया। और ये एक ऐसे थे जैसे हिपोक्रेट्स की ओथ आज भी लेते हैं, आज भी लेते हैं, और वो है ही मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन बोल रहे हैं उनको, और उनकी ओथ भी ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो ह्यूमर थ्योरी दी तो डिनाई कर। ठीक है, तो अब उसको डिनाई करना मतलब विलियम हार्वे का बहुत भयंकर वाला अपोजिशन होना। ठीक है, वही उसी तरीके से कि डार्विन के अगेंस्ट बोल देते हैं। तो उस तरीके की चीजें हुई थी, बट एट द एंड सब प्रूफ हुआ। और हमें आज भी पता है कि ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में एक ही है लिक्विड का, जो कि ब्लड के फॉर्म। कॉज डेवलप गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज, इसको बोलते हैं कॉच पॉस्टुलेट्स। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे थे कि नॉमेनक्लेचर में आ जाओ, तो कोई भी अननोन स्पीसीज आपको दिख रही है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे कि देख रहे हो आइडेंटिफिकेशन, उसको कैसे कैटेगराइज करते जा रहे हो, फिर क्लासिफाई करोगे, आइडेंटिफाई किए, क्लासिफाई किए, देन कैटेगराइज करके नॉमेनक्लेचर कर दिया फाइनली कि हाँ ये एकदम नया, अभी तक इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं। तो इसी तरीके से कॉच के एक पॉस्टुलेट्स है जिसको आज भी फॉलो किया जाता है। बैकग्राउंड में एक होता है ना कि कोई लिटरेचर जिसको आप बेस मान के चल रहे हो, तो दैट इज कॉस्ट पॉस्टुलेट, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फॉलो करेंगे तो किसी डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होने के रीजन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिजीज एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन से डिस्ट्रीब्यूट हुई। ठीक है, अब एंशियंट ग्रीक फिजिशियंस सच एज हिपोक्रेट्स आर फेमस फॉर रिजेक्टिंग स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलनेस। तो लिंक ध्यान में रखो, हिपोक्रेट्स ने स्पिरिचुअल को इलनेस को एक तरीके से डिनाई किया था, उन्होंने ह्यूमर थ्योरी दी। ठीक है, फिर ह्यूमर थ्योरी के साथ साथ जो स्पिरिचुअल वाला बैड स्पिरिट ये सब चल रहा था, इस चीजों को कंप्लीटली डिनाई किया रॉबर्टसन कॉच, और उन्होंने लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी। ठीक है, अलॉन्ग विद जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का चल रहा था वो विलियम हार्वे ने डिनाई कर दिया, और सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड वाला प्रूफ हो गया कि एक ही लिक्विड सिस्टम है जो कि ट्रैवल कर बॉडी के अंदर। तो हिपोक्रेट्स आर फेमस फॉर रिजेक्टिंग स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलनेस, seeing it instead as a natural imbalance of the four humors. Clear? The Hippocratic oath, the cornerstone of medicine, began with a plea to the gods, and many healers only prescribed medicine after invoking As, As, Asclepius, the god for healing. अब जो सिंबल की बात की जाती थी,
ये है, ये है आस्क्लेपियस। ठीक है, जो ये सिंबल जो लोगों ने देखा होगा बहुत से एक ये जो सिंबल है ये तो मेडिसिन का अभी यूज है, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल और एक्चुअल सिंबल देखो तो इस तरीके का सिंबल आप देखो। ठीक है, ऐसा डीएनए जैसा एक क्वाइल, वो क्या होता है, दो स्नेक आपस में क्वाइल। तो ये आस्क्लेपियस जिनको गॉड ऑफ हीलिंग माना जाता था, मतलब जो ओथ है ना उसमें भी यही है कि मैं ट्रीट कर रहा हूँ लेकिन हील खुद बॉडी होगी और वो गॉड करेंगे, यही ओथ। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी सब भगवान के हाथ में, ये आज भी माना जाता है। तो ओथ में भी ये मेंशन। तो ये जो आस्क्लेपियस थे ये इनका ये जो क्या बोलते हैं इसको, वज्र बोल रहे हैं इंद्र जी की तरह। तो यही सिंबल है मेडिसिन का, जो सिंबल है दैट इज द सिंबल। Asclepius was the Greek god of healing. He was believed to be the son of Apollo and to have learned medicine. He is usually portrayed with a beard, holding a staff with a snake entwined around it, called the rod of Asclepius. और यही सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। चलो हिप्पोक्रेट पे वापस आते हैं। तो फोर ह्यूमर्स की थ्योरी, हिप्पोक्रेटिक ओथ, cornerstone of medicine, begin with a plea to the gods, and many healers only prescribed medicine after invoking Asclepius, the god of healing। इसलिए तुम्हें ये प्रिस्क्रिप्शन वाले जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन होती है उस पर साइड में भी ये सिंबल दिख जाए। ठीक है, हिपोक्रेटिक ओथ, पढ़ जाना डॉक्टर तो पढ़ना, ये दी जाएगी एक तरीके से संविधान की तरह है कि सबको ये प्रतिज्ञा लेके ही जाना है, वैसे ही टाइप से रहता है। आई स्वेयर टू फुलफिल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड जजमेंट दिस कॉन्वेनेंट। I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow. I will apply for the benefit of the sick all measures which are required, avoiding those twin traps of over-treatment and therapeutic। मीन्स मेन वही है कि हमने हमसे पहले जो फिजिशियंस आए हैं उनकी नॉलेज से हम नॉलेज को गेन किए हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, हम अपना ट्रीटमेंट में कोई भी ऐसा जबरदस्ती ओवरडोज या मतलब एक बिल बनाने के लिए जो कि चल रहा है, लेकिन वैसा ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ओवर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अननेसेसरी टेस्ट वगैरह नहीं कराएंगे। ठीक, तो ये सब ओथ में लिखा हुआ है कितना कौन किसको क्या फॉलो करता है, लेकिन इतना अपने को बनाओ कि ये ओथ लो तुम। ठीक, ह्यूमर्स की बात करें तो इन दिस थ्योरी ह्यूमर्स एग्जिस्टेड एज लिक्विड विद इन द बॉडी एंड वर आइडेंटिफाइड एट blood, plasm, black bile, and yellow bile. These were in turn associated with the fundamental elements of air, water, earth, and fire. ठीक है, एक और क्या आता है, हम लोग किससे बने हुए, आग, पानी, जल, वायु, आकाश। ठीक है, तो जब बॉडी की बात करते हैं तो उसमें आकाश को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, और एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। A good balance between the four humors was essential to retain a healthy body and mind, as imbalance could result in disease। ठीक है, तो ये क्या था कि ये थ्योरी सही थी, इसलिए आज इनको माना आज भी जाता है, क्योंकि ये बात तो कर रहे थे बॉडी में फ्लूइड की, ऐसे स्पिरिचुअल या चीजों को डिनाई कर चुके थे, इनकी भी थ्योरी वही कह रही थी, बस कॉन्ट्राडिक्शन ये था कि ये कह रहे थे ये सारे हमारे बॉडी में फ्लो कर, जैसे अपन ने वो ह्यूमन थ्योरी देखा था कि स्पर्म के अंदर एक ह्यूमन है, वो डेवलप होता है। ठीक है, कोई फ्यूजन वाली थ्योरी नहीं थी। फिर पार्टिकुलेट थ्योरी देख रहे थे कि बॉडी के हर हर ऑर्गन से, हर जगह से कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं और वो निकल के कलेक्ट हो रहे हैं, और हर ऑर्गन को बनने के लिए वो पार्टिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और फिर वो एक नए ह्यूमन में डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, तो वो सब अलग अलग थ्योरी थी, उसी तरीके से इनकी थ्योरी का कोर सही था। क्लियर, लेकिन वो ऐसा कुछ सर्कुलेट नहीं कर रहा था। फिर हम आयुर्वेदा की बात करें तो हमें पता है कि देखो आज भी हम लोग जो ट्रीटमेंट, अगर घरेलू ट्रीटमेंट की बात करो तो उसमें देखते हैं कि हल्दी दूध पी लो, तुलसी खा लो, थोड़ा सा अदरक पीस लो, प्याज को पीस ले, प्याज का रस लगा रहे हैं, या चोट में भी हल्दी और प्याज लगा रहे हैं। तो इस तरीके के जो ट्रीटमेंट आज भी चल रहे हैं होम रेमेडीज वाले, वो सब क्या है, आयुर्वेदा। और देखो रिलेट करो तो सब एक सोर्सेज ऑफ मेडिसिन यही है, प्लांट्स ही है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ हर्ब्स ही है, लेकिन फॉर्म अलग अलग है। आयुर्वेदा अगर है तो इनकी
बूटी बना रहा है, ठीक है, बटी जिसको बोल रहे हैं, पेस्ट बनाता है, शहद यूज करवाता है आयुर्वेदा कि उसको एकदम पेस्ट बनाओ और उसको आप ले रहे हो, ठीक है। यूनानी मेडिसिन अगर आप देखोगे तो वो इसका काढ़ा बनवाते हैं, यही सब चीजें हैं, लेकिन वो काढ़ा के फॉर्म में। होम्योपैथिक को आप देखोगे तो वो इससे एक्सट्रैक्टेड लिक्विड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, केमिकल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए और उसमें शुगर को, शुगर वाली गोलियां जो होती है उनको डिप करके वो लोग दे रहे हैं। या अगर आप लिक्विड वाला भी लेते हो तो भी वो हमेशा पानी में मिला के लेने को बोल। आप जब एलोपैथी की बात करते हैं, एलोपैथी ज्यादा तेजी से इफेक्ट क्यों करती है, इसको रिलेट करो। यहाँ पे क्या है, ये सब चीजें आपके प्योर फॉर्म में नहीं है ना, अगर आप देखो तो इसमें तो आपके फाइबर केमिकल्स और भी अलग अलग प्लांट की पार्ट भी जा रहे हैं। अब कोई एक चीज है जो अदरक के अंदर है जो काम कर रही है, तुमने तो पूरी अदरक कुछ की खिला दी, ठीक है। एलोपैथी में क्या किया गया है, ड्रग्स बनाते वक्त क्या किया गया, जैसे कि उन्होंने बना तो कैसे किया गया, उन्होंने उस पूरे सोर्सेस से उस केमिकल को निकाला, तो दैट इज प्यूरिफाइड। केमिकली हमने प्यूरिफाइड चीज को आइसोलेट कर लिया और अब हम उसको टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में एक प्यूरिफाइड तरीके से दे दें, ठीक है। तो एक जनरल वे में तुम सुने होगे कि होम्योपैथिक धीरे काम करती है, आयुर्वेदा धीरे काम करेगी लेकिन एकदम जड़ से खत्म करेगी। तो कुछ डिजीज की फिर ऐसी ऐसी कैटेगरी है कि उनके लिए आपको आयुर्वेदा पे जाना चाहिए, कुछ ऐसी हैं जिनमें आपको होम्योपैथिक पे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। कुछ अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को हार्ट अटैक आया और आयुर्वेद के वैद्य के पास ले जाओ, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब झाड़ फूस वाले बाबा लोग के पास तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, वो तो अभी जैसे इसमें भी मेंशन है, सर्पदंश की बात कर रहा हूँ, स्नेक बाइट की, तो दैट इज अ कॉमन केस। मैं भी गांव में तेरे ही में गई थी भैया, 13 दिन में मैंने 3 सांप काटने के सीन सुने, तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ ऐसे ही। तो मेरा तो नीचे उतरना है, छत से नीचे नहीं उतरूंगी, आपके किचन में बना दूंगी तो भी मुझे ऐसे ऐसे लगता है कि कहीं से अलग अलग जगह छेद और क्या क्या होता है, तो दैट इज वेरी हॉरिबल। और अगर आप वॉशरूम का मुझे यहाँ तो चलो है, फिर भी अगर आप जा रहे हो, जैसे पहले की बचपन की बात करो तो आप बाहर जा रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो 3 3 दिन बाद घर में जो लौटते थे तब कई कई बार मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, ऐसा हो जाता था, कॉन्स्टिपेशन वाली हालत हो जाती है, मैं जाती नहीं थी खेत में, मुझे जाना ही नहीं, एकदम मैं ऐसे हो जाती, बहुत रोने धोने लगती वैसे टाइप की बच्ची। तो लाइक उस सब चीजों का आप स्नेक बाइट होता है तो लोग फिर से झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, लेकिन अभी जो मेडिकल अपना इतना इवॉल्व हुआ है उसमें एक चीज ये फायदा है कि एंटी वेनम हम लोग के पास है, तो अगर आप कोबरा नाग को छोड़ दिया जाए इतना, क्योंकि वो टाइम ही ले लेते ना, जल्दी वो एकदम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से ब्लॉक कर, तो बाकी आप एंटी वेनम से ट्रीटमेंट कर सकते हो, वो भी अगर टाइम पे पहुंचे तो कुछ हद तक है। जैसे तुम मूवी वूवी में देखोगे तो क्या बीन बजाने लगे, अब जो सांप काटा होगा नाग नागिन वही निकल के आएंगे दोबारा से उसी जगह पे टच करेंगे और पूरा जहर वापस ले लिया और नाग मर जाएगा, वो इंसान खड़ा हो जाता था। ऐसे ऐसे मूवीज चलती थी पहले। तो लाइक बताना क्या चाह रही हूँ मैं कि जो एलोपैथिक है वो उस केमिकल को उसने आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करके प्योर फॉर्म में जब पैक करके आपके पास जा रहा है तो उसका मोड ऑफ एक्शन फास्ट हो, उसका मोड ऑफ एक्शन मोर एक्यूरेट होगा, क्योंकि अगेन वही जैसे अपन हाइब्रिड वगैरह बना रहे हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो अननेसेसरी चीज यहाँ पे नहीं आएगी, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें टारगेट चाहिए था वो चीज मिल रहा है। तो तीनों का फॉर्म, तीनों का बेसिस अगर हम बात करें तो सब एक ही है, चाहे आप आयुर्वेदा की बात करो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी सभ्यता, इन सब चीजों की बात करो, तो सब चीजें वहां पे चल रही हैं एक ही, ठीक है। कॉर्डेशियस और शॉर्ट स्टाफ विद विंग्स, ये बता दिया मैंने, टू स्नेक इंटरवाइंड, a symbol of Homs has been adopted as the model symbol of medicine। चलो यहाँ से एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors, इसलिए ध्यान में रखना थोड़ा historical। This is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought that the person with black bile belonged to hot personality, ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहे and would have fevers. This idea was arrived, अब ये तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। This idea was arrived by
हाँ, मीटिंग ओवर होने वाली है, तुम लोग रिज्वाइन कर लेना है ना। निरंजन तो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। हरी, खुशी, प्रथमेश, साक्षी, सरोज, सदेश ज्वाइन कर लेना थोड़ा 15